हेलो हे गाइस 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अंशुमान और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीपीएच और किडनी स्टोन के बारे में। आई नो ये बात सुनते ही आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि बीपीएच क्या होता है और ये किडनी स्टोन होता क्या है और कैसे क्या होता है, कैसे इसको ट्रीट करते हैं, इसके बारे में जो तमाम मिथ है वो क्या है। और इसी बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो कॉल में डॉक्टर विश्वास बायती, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, लेप्रोस्कोपिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स उदयपुर में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो पे। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? फाइन। सर पहला मेरा सवाल, हम पहले बात करने वाले हैं बीपीएच की, और अगर बीपीएच की हम बात करते हैं तो पहला सवाल मेरा यही बनता है कि प्रोस्टेट क्या होता है? व्हाट इज प्रोस्टेट? प्रोस्टेट बेसिकली इज अ ग्लैंड जो कि is found only in males basically, and it is a part of male urogenital system, and it is lying around the bladder neck, अर्थात पेशाब की थैली के मुंह पर होती है। The size is around 20 grams, एक अखरोट के बराबर जी। and this the main function of the prostate is just to make the volume of a part of semen basically. ओके, ठीक है। सर व्हाट आर द कॉमन डिजीज कंडीशंस ऑफ प्रोस्टेट, आपसे हम जानना चाहेंगे। प्रोस्टेट बेसिकली यंग में अगर देखें तो प्रोस्टेटाइटिस इज कॉमन, जो कि प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है। इन ओल्ड एज द टू disease processes are common. One is BPH, that is known as benign prostatic hyperplasia, जी, and another is prostate cancer. जी जी जी। सर आपने बीपीएच का जिक्र किया तो अब यहाँ पर हम जानना भी चाहेंगे आपसे कि बीपीएच होता क्या है, जरा आप विस्तार से आप बता पाए तो। BPH अर्थात बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। हम्म बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड उम्र के साथ सभी पुरुषों में उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती है, हम्म जिसके कारण जो प्रोस्टेट की लोकेशन है सामान्यतः ब्लैडर नेक पर होती है, पेशाब की थैली के मुंह पर, जी। और इसके बीच में से पेशाब का रास्ता गुजर रहा होता है। हम्म। प्रोस्टेट की साइज बढ़ने के कारण उम्र के साथ पेशाब में प्रॉब्लम, जैसे कि पेशाब की धार कमजोर आना, रुक रुक कर आना, बार बार आना, रात को बार बार उठना, इस तरह के कुछ लक्षण आते हैं। जी उसके लिए फिर हमें प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहिए। जी जी जी। सर आपने ये जो सारे दिक्कतें बताई आपने, तो अब मेरे मन में एक सवाल आया है कि ये बीपीएच होता क्यों है? क्या वो कारण होते हैं जिनकी वजह से लोगों को बीपीएच से सफर करना पड़ता है? The main etiology is it is a basically age related process. हर मेल में एज के साथ प्रोस्टेट की साइज बढ़ती है। देयर इज नो अदर स्पेसिफिक रीजन। हेरिडिटरी एक कोज हो सकता है। बेसिकली हेरिडिटरी जिनकी होती है कि जिनकी प्रोस्टेट की साइज अगर हेरिडिटरी फैमिली हिस्ट्री है तो उनकी भी साइज जनरली बढ़ती है, बट इट इज एन एज रिलेटेड प्रोसेस बेसिकली। सर सर अगर सिम्टम्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बीपीएच के कुछ सिम्टम्स भी होंगे जो कुछ अर्ली आते होंगे, कुछ लेट आते होंगे। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनके माध्यम से हम गेस कर पाते हैं या फिर जान पाते हैं कि बीपीएच की शिकायत होने वाली है या हो सकती है? इसमें दो तरह के लक्षण होते हैं, स्टोरेज और वॉइडिंग। स्टोरेज मतलब यूरिन इकट्ठा करने में प्रॉब्लम, अर्थात पेशाब बार बार आना, पेशाब की अर्जेंसी होना कि यूरिन एकदम से लगे और हमें जाना पड़े, जाते जाते कुछ ड्रॉप्स लीक हो जाएं। वॉइडिंग सिम्टम्स, वॉइडिंग अर्थात यूरिन करने में प्रॉब्लम, पेशाब की धार कमजोर आना, रुक रुक कर आना, पेशाब में जोर करना, पेशाब करने के बाद ऐसा लगे कि हम पूरा खाली ना कर पाए हो और अंदर बचा रह गया, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ बीपीएच। जी जी जी। सर व्हिच आर द मोस्ट ट्रबलसम सिम्टम्स ऑफ दिस बीपीएच? बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि स्टोरेज सिम्टम है दैट आर मोर ट्रबलसम, बिकॉज हर किसी व्यक्ति को बार बार यूरिन जाना, रात को बार बार उठना, अर्जेंसी होना, दैट ट्रबल्स मोर बेसिकली। जी जी। सर हमने बीबीएच के बारे में बात कर ली, हमने लक्षण जान लिए क्या है ये जान लिया। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बीपीएच को लेकर के किस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, कोई भी पेशेंट बीपीएच के लक्षणों के साथ आता है, पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए और फिर उसके बाद दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सीवियरिटी, प्रोस्टेट साइज। फर्स्ट, एवरी पेशेंट शुड गिव मेडिकल ट्रीटमेंट, अर्थात दवाइयां उन्हें देना चाहिए जी। मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड और सिम्टम इम्प्रूव्स
ओनली विद द मेडिकल मैनेजमेंट, अर्थात दवा लेने से। जिन पेशेंट्स में दवा लेने के बाद भी सिम्टम इंप्रूव नहीं होते हैं, उनके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट, उसमें भी जो है मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट, अर्थात सब कुछ दूरबीन से किया जाता है, पेशाब के रस्ते जाकर दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है, कहीं कोई चीरा या कट नहीं लगता है। इसमें दो तरह की सर्जरीज हैं, वन इज TURP, और रिसेंटली लेजर के एडवांसमेंट के साथ वॉल्यूम लेजर और थुलियम लेजर आई है, जिससे प्रोस्टेटिक एंडो इन्यूक्लिएशन किया जाता है, दैट आर एडवांस प्रोस्टेटिक सर्जरी। जी 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 सर, जो लोग आपको देख रहे हैं और मे भी शायद अगर वो BPH से पीड़ित हैं, तो ये जो कोविड टाइम है ही बड़ा ही क्रूशियल रहा है सभी के लिए, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप इस समय, खासतौर पर क्या 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 ध्यान रखना पड़ेगा हमें? देखिए, जो प्रोस्टेट वाले पेशेंट हैं, मेडिकल मैनेजमेंट लें और रेगुलर। एक्चुअली इंडिया में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जैसे ही मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, इफ दे इम्प्रूव दे यूजुअली स्टॉप द ट्रीटमेंट। जी जी जी, माय काइंड एडवाइस इज दैट दे शुड कंटिन्यू दिस मेडिकल मैनेजमेंट, और अगर इससे उनके सिम्टम्स कंट्रोल है, दे कैन कंटिन्यू टू टेक इट इवन ऑन द टेलीफोनिकली कंसल्टेशन लेकर भी। जी, अगर उसके बावजूद भी सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होते हैं, then they can come to the hospital and can get endoscopic surgery with proper precautions. जी जी सर, सर्जरी के बाद टाइम कितना लगता है फिर से रूटीन लाइफ में वापस आने में? जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ एंडोस्कोपिकली किया जाता है, अर्थात दूरबीन से, तो सामान्यतया पेशेंट को दूसरे या तीसरे दिन छुट्टी कर दी जाती है और पेशेंट दूसरे या तीसरे दिन से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जी 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 जी। तो सर, हमने BPH की बात कर ली, बहुत ही विस्तार से आपने और बहुत अच्छे और बेहतरीन शब्दों में आपने समझाया कि BPH क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। एक और टर्म यूज होता है और वो है रेनल कैल्कुलाई, यानी कि किडनी स्टोन्स। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट आर रेनल कैल्कुलाई? रीनल कैल्कुलाई अर्थात पथरी जी, जो कि अगर हम देखें तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, दैट इज एंडेमिक जोन फॉर द स्टोन। एंडेमिक अर्थात यहाँ पर ये बहुतायत से पाए जाते हैं, बिकॉज द ऑल नॉर्थ इंडिया कंटेन्स द मल्टीपल माउंटेन्स, सो द वाटर इन दिस रीजन बेसिकली इज हैव हाई TDS। जो साल्ट कंटेंट है वाटर का वो ज्यादा होता है, इसके कारण जो हार्ड वाटर है वो इनटेक लेते हैं। दूसरा, नॉर्थ इंडिया इज ए वार्म रीजन, बेसिकली उष्ण प्रदेश है, उष्ण साइड है, उसके कारण भी गर्मी ज्यादा रहती है, तो डिहाइड्रेशन होता है। इसके कारण स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होती है। और स्टोन जो है सामान्यतः किडनी में बनते हैं, उसको किडनी स्टोन अर्थात रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। यहाँ से स्टोन माइग्रेट करके यूरेटर अर्थात किडनी की नली में जाते हैं, जिसको यूरेटर कैल्कुलाई कहते हैं। बहुत सारे स्टोन पेशाब की थैली अर्थात ब्लैडर में भी बनते हैं, उसको ब्लैडर स्टोन के नाम से जाना जाता है। जी 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 सर, व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ रीनल कैल्कुलाई? प्रीवेलेंस की अगर बात करें, इस रीजन में 10 to 20% पॉपुलेशन स्मॉल और लार्ज स्टोन दे आर कैरिंग इन देयर किडनीज बेसिकली। ओके, तो मेरे ख्याल से ये संख्या ज्यादा है। अगर 100 में हम 10-20 को गिनते हैं तो ऑलमोस्ट हर दूसरा व्यक्ति पीड़ित है 10 में से। हाँ, बिल्कुल। जी 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 सर, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ रीनल कैल्कुलाई, आपसे हम जानना चाहेंगे। रिस्क फैक्टर्स, पहला हार्ड वाटर कि हम, दूसरा गर्म जो है उष्ण वातावरण, तीसरा लेस वाटर इनटेक, चौथा हाई साल्ट कंटेंट, हाई रेड मीट कंटेंट एंड ऑक्सलेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो हम ज्यादा ले रहे हैं, जंक फूड्स हैं, ऑल दीज सब्सटेंसेस इंक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। जी 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 सर, अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं तो किडनी स्टोन के जो कॉमन सिम्टम्स है वो क्या होते हैं, जरा एक बार गाइड करें ताकि लोग जान पाए बेहतर तरीके से। स्टोन्स सामान्यतः किडनी जो है हमारे दोनों साइड बगल में होती है जी। अगर जिस भी साइड की किडनी में स्टोन है उस साइड पे बगल में साइड में दर्द हो सकता है। दर्द सामान्यतः बहुत तेज होता है, उसके लिए इंजेक्शन की सामान्यतः जरूरत पड़ती है। दर्द, उसके साथ उल्टी, उबका, पेशाब में तकलीफ जैसे कि जलन, बार बार आना, यूरिन में ब्लड आना इत्यादि कॉमन सिम्टम्स हैं। जी जी सर, किडनी स्टोन को डायग्नोज कैसे करते हैं? क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है कि बहुत से लोग होते हैं ना जो कॉमनली इसको लेकर चल रहे होते हैं, पेन किलर्स खाए जा रहे होते हैं, तो इसको डायग्नोज करना कितना मुश्किल होता है या फिर कैसे करते हैं? बिल्कुल डायग्नोज
डायग्नोसिस बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए पेशेंट को सही जगह पे कंसल्टेशन लेना जरूरी है। जी, जी। पेशेंट को सही जगह कंसल्टेशन, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लें और अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे के माध्यम से स्टोन की साइज, लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। जी, जी, जी। सर कई बार ये भी देखा गया है कि लोग कहते हैं कि फला दवाइयाँ खाओ या खूब पानी पियो तो स्टोन पास हो जाएगा। क्या ये स्टोन पास हो जाता है स्पॉन्टेनियसली? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल है स्टोन की साइज का। अगर स्टोन की साइज 6 mm, 6 से 7 mm के लगभग है, तो उस स्टोन को कंजर्वेटिवली अर्थात बिना किसी इन्वेजिव मेथड के ट्रीट किया जा सकता है, अर्थात दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है, और उसकी 70% चांस होते हैं कि स्टोन दवाइयों के साथ या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के साथ वो निकल सकता है। लेकिन जैसे जैसे स्टोन की साइज बढ़ती है, वो यूरेटर जो मैंने बताया कि किडनी की नली होती है, सामान्यतया स्टोन उसमें जाके फंस जाता है और वो किडनी के फ्लो में रुकावट क्रिएट करता है, इससे किडनी में सूजन आ जाती है। तो सामान्यतः 6-7 mm के स्टोन के लिए हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा स्टोन है और सामान्यतः 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है, तो उसके लिए हमें एक्टिवली कुछ न कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए या फिर हमें एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए। जी, जी, जी। सर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द मैनेजमेंट रेनल कैल्कुली? स्टोन की साइज एंड स्टोन की लोकेशन। तीसरा, किडनी का फंक्शन। अगर स्टोन की साइज जैसे मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो डेफिनेटिवली वी शुड गो फॉर एंडोस्कोपिक रिमूवल। स्टोन की लोकेशन, अगर सामान्यतः स्टोन 5-6 mm का है और किडनी के एक साइड में पड़ा हुआ है, जिनको कैलिक्स हम बोलते हैं, तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन जब स्टोन माइग्रेट करके यूरेटर में आ जाता है, किडनी की नली में आके फंसता है, तो वो किडनी से जो यूरिन फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। उस समय भी हमें मेडिकल मैनेजमेंट लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये स्टोन पास होता है कि नहीं। अगर वो स्टोन 10 से 15 दिन में मेडिकल मैनेजमेंट के साथ पास हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको भी हम एंडोस्कोपिक रिमूवल के लिए जाना चाहिए। जी सर, मेरे ख्याल से आपने इस बातचीत में किडनी स्टोन रिमूवल के कई सारे प्रोसेस को बताया। आधिकारिक रूप से हम जानना चाहेंगे आपसे कि किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, ट्रीटमेंट के क्या प्रोसेस होते हैं ऑफिशियली? देखिए, अगर किडनी की नली यूरेटर में स्टोन है तो उसके लिए यूआरएस अर्थात यूरेट्रोरिनोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी होता है। इसमें पेशाब के रास्ते से ही जो है दूरबीन से जाते हैं और लेजर से स्टोन को फ्रैगमेंट करते हैं। इसमें कहीं कोई चीरे और ब्लीडिंग की ऐसा होता नहीं। दूसरा है किडनी में स्टोन हो, अगर किडनी में 1.5 सेंटीमीटर तक का स्टोन है और किडनी के किसी भी कोने में है, उसको भी पेशाब के रास्ते से जाकर के फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप जो आता है, रिसेंट एडवांस है, फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप और लेजर के माध्यम से किडनी के अंदर ही उसको डस्ट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी अर्थात RIRS। इफ द स्टोन साइज इज 2 सेंटीमीटर और मोर, देन द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज PCNL अर्थात परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी। उसमें जो पीछे किडनी जहां होती है, साइड में छेद किया जाता है और उस छेद के माध्यम से दूरबीन को डाल करके पथरी को तोड़ करके निकाला जाता है। जी, जी, जी। तो व्यूअर्स, किडनी स्टोन अगर है, डायग्नोज हो चुका है, तो उसका ट्रीटमेंट पर्याप्त लें। लेकिन सर मैं आपसे अब जानना चाहूंगा कि वो कौन-कौन से प्रिवेंशन मेजर्स हैं जो हम लेकर के किडनी स्टोन को होने से बचा सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, कुछ डाइटरी मैनेजमेंट है जो हम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, पानी की मात्रा ज्यादा रखें। हम दिन भर में इतना पानी पिए कि हमारा जो यूरिन आउटपुट है, इट शुड बी मोर देन 2.5 लीटर्स इन अ डे। अर्थात गर्मी में वर्किंग कंडीशन के हिसाब से हम हमारी वाटर रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करें। 2.5 लीटर्स इन अ डे शुड बी द यूरिन आउटपुट। दूसरा, वी शुड इंक्रीज इन आवर डाइट साइट्रिक एसिड कंटेनिंग फ्रूट्स अर्थात नींबू, संतरा, आम, इस तरह की चीजें हैं जिनमें साइट्रेट होता है, ये स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी को कम करते हैं। तीसरा, ऑक्सलेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस को हमें अपनी डाइट से कम करना चाहिए, जैसे कि पालक, गोभी, टमाटर, बैंगन, जंक फूड्स, चॉकलेट्स, ऑल दीज थिंग्स वी शुड रिड्यूस इन आवर डाइट। हमें किसी भी चीज को बंद नहीं करना है, ऑक्सलेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस को कम करना है, साइट्रेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस को डाइट में बढ़ाना। जी, जी, जी। सर और अगर व्यायाम की बात करते हैं तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किडनी स्टोन है, व्यायाम कर सकता है? डेफिनेटली, एक्सरसाइज इज गुड फॉर बॉडी।
जी जी। तो सर फाइनली क्या संदेश होगा आपका उन लोगों के लिए इस कोविड पीरियड में, जो ये प्री टाइम है, बड़ा मुश्किल दौर है सभी के लिए, हर तरह के लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो खास तौर पर जो लोग किडनी स्टोन से पीड़ित हैं उन्हें इस समय क्या खास तौर पर प्रिकॉशन लेनी चाहिए? किडनी स्टोन बेसिकली अगर सिम्टम्स हैं तो दे शुड गो टू द यूरोलॉजिस्ट एंड शुड टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड फॉर द कोरोना मास्क इज द ओनली वैक्सीन टिल नाउ बट होपफुली वी विल गेट द वैक्सीन सून एंड और मैं सभी की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच सर आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बीपीएच और किडनी स्टोन के बारे में इतनी सारी बातें इतने सरल शब्दों में बताने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।